मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, उखड़ी सड़कें व गंदगी सहित अन्य समस्याओं के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार शर्मा के नेतृत्व में करीब 4 सैकड़ा कांग्रेसी बाल भवन से होते हुए नगर निगम मुख्यालय की ओर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने तरण पुष्कर के पास ही बैरिकेड लगा करके उन्हें रोक लिया और कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार शुरू कर दी। इससे कांग्रेसी हिम्मत नहीं जुटा सके और उनके कदम वहीं अटक गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कांग्रेसी आगे बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि वह शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने के लिए निकले थे। आपने देखा ही कि जिस तरह से ये बैरिकेड्स पे चढ़े और उसमें ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेड्स को गिरा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, बाकी सब शांतिपूर्वक निपटा। और क्या हुआ है पूरा घटना? हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात नगर निगम में पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम यहाँ का इतना निरंकुश है कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम को जनता तक पहुंचानी चाहिए, जो पानी है, स्वच्छ पानी, वो नहीं दे रही है। अभी गर्मी आई नहीं है और इन्होंने पानी की सुविधा कोई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आवारा पशु जिनको ये भोजन नहीं दे पा रही है नगर निगम, और वो आक्रामक हो रहे हैं और जनता पर हमला कर रहे हैं। उनके विरोध में सीवर, जगह जगह सीवर खुले हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गंदगी, जगह जगह कचरे के ढेर हमें मिलते हैं देखने को। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इतनी गंदगी देखने को यहाँ पर मिली है। इस सब के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से आए, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें वो भी रास नहीं आया क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए यहाँ पर, और उन्होंने वाटर कैनन सर्दी में महिलाओं के ऊपर फेंकी, पुरुष साथियों को डंडे बरसाए, और जो कि बिल्कुल निरंकुशता को इनका दर्शाता है। अभी होगा। 2016-17 में बने डिवाइडर के कहीं नजर नहीं आने पर डिवाइडर चोरी हो जाने के लिए एफआईआर दर्ज की मांग की गई थी और साथ ही में जांच के बाद आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं डिवाइडर चोरी के संबंध में प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं किए जाने पर माननीय न्यायालय तक की शरण में जाने की चेतावनी दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष सुनील यादव, सेवा दल सुश्री नम्रता गौड़, दीपेश पुरी, राजकुमार सिंह, आर.के. पटेल, साजिद खान, मुकेश सोधी और साथ ही में आर.के. पटेल, राकेश सोनकुवर आदि कई सम्माननीय कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्ममुग्ध अवस्था में चले गए हैं। प्रदेश में जनता परेशान है, महंगाई से कमर टूटी जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। बिजली के दाम 4 महीने में 4 बार बढ़ाए गए हैं। उसके बाद से कोरोना काल में सभी तरह के काम धंधे ठप है और मध्य प्रदेश में माफिया राज फैला ही जा रहा है और अवैध शराब, नकली शराब से सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आत्ममुग्ध अवस्था में चले गए हैं। प्रदेश में जनता परेशान है, महंगाई से कमर टूटी जा रही है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं, बिजली के दाम 4 महीने में 4 बार बढ़ाए गए हैं। उसके बाद कोरोना काल में सभी तरह के काम धंधे ठप हैं। मध्य प्रदेश में माफिया राज फैला जा रहा है। अवैध शराब, नकली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, 10 महीने में 50,000 महिलाओं से अत्याचार, इस तरह का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी बैठकें कर रहे हैं, स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तो रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। जैसी अवस्था में शिवराज सिंह चौहान जी आत्ममुक्त अवस्था में पहुंच गए। प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इंडिया जनशक्ति पार्टी के तत्वाधान में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजना को अनुशासनहीनता की कार्रवाई में हटाने की घोषणा की है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अंजना लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और पार्टी द्वारा संचालित भारत जन कल्याण योजना में अनियमितता कर रहे थे, जिसका
मुख्य आधार ईश्वर सिंह अंजना द्वारा दिए गए एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में खुद को सर्वोपरि बताया गया था। इंटरव्यू में खुद को सर्वोपरि बताया था, जिसके चलते इंडिया जनशक्ति पार्टी के बोर्ड मेंबर की हुई बैठक में निर्णय लिया। और प्रेस वार्ता में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश अध्यक्ष के लिए पदाधिकारियों की चर्चा जारी है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन कमेटी पर आ रहे आवेदनों की योग्यता अनुसार मोहर लगेगी। इस वजह से किया जा रहा है, इंडिया जनशक्ति पार्टी देश में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को हर राज्यों में जोड़ने का कार्य कर रही है, जिसमें जनता को जोड़ने के लिए एक खाद्यान्न योजना भी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है भारत जन कल्याण योजना, जिसमें एमपी के भोपाल से शुरू किया गया, राजस्थान के मानसरोवर से शुरू किया गया। और मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पार्टी में रहते हुए एमपी के लोग जैसे हैं ईश्वर सिंह अंजना हैं, उनको कार्य दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी में रहते हुए अनुशासनहीनता किया जा रहा है। जैसे उनको भारत जन कल्याण योजना में स्टेट इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है और वहाँ पर दुष्प्रचार करके ये बताया जा रहा है कि हम अपने तरफ से इस योजना को लॉन्च किए हैं और गलत तरीके से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है कि कोई भी पब्लिक उनके द्वारा दिए गए सूचना को भ्रामक मानकर। बदल रहे मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जीडी मिश्रा ने कहा कि उज्जैन संभाग को छोड़कर पिछले 24 घंटे में हर जगह अक्सर गरज चमक के साथ साथ बरसात हुई है। हालांकि ज्यादा वर्षा दर्ज नहीं की गई है, न्यूनतम 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही कम है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 दिन यानी 17 व 18 को यहाँ पर व्यवस्था उज्जैन संभाग को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद बादल साफ हो जाएंगे व मौसम साफ हो जाएगा। देखिए, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में जो अगर उज्जैन संभाग को छोड़ दें तो छुटपुट हल्की वर्षा हुई है, गरज के साथ हुई है और कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं और बिजली भी चमकी है। और रेन के तो आंकड़े बहुत कम है, 1 से 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर इस टाइप से वर्षा हुई है। और होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर सब में छुटपुट वर्षा मिली है। और अभी आगे आने वाले 2 दिन 17 और 18 को ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगभग उज्जैन संभाग को छोड़ दें। इंदौर में भी थोड़ा बहुत छुटपुट होगी, बाकी ग्वालियर संभाग भी है, तो इनमें हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और चूँकि विंड आ रही है पूर्वी वहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लेके, और एक द्रोणिका बनी हुई है राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्र में, तो इन कारणों से सिस्टम है। और जब ये 19 के बाद ये निकल जाएंगे, धीरे धीरे नमी छट जाएगी, तो तापमान में फिर से गिरावट आएगी। अभी भी तापमान 3 से 4 डिग्री या 2 डिग्री अधिकतम न्यूनतम सामान्य से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो अभी दिन का तापमान बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन रात का तापमान जो है वो बढ़े रहेंगे। बर्फबारी मतलब कहीं छुटपुट ओले की सूचना हमको जरूर मिली है, और बहुत ज़्यादा तो ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन छुटपुट ओले की सूचना हमको प्राप्त हुई है। डॉक्टर जीडी मिश्रा, मौसम वैज्ञानिक, मौसम केंद्र भोपाल। सीधी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जबकि 7 लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना रूट बदलकर चलने की वजह से हुई है। बस आने जाने का
चुहिया घाटी मार्ग से परमिशन दे दी गई है, लेकिन जाम लगे होने की वजह से बस संचालक रूट बदलकर सतना पहुंचते हैं, जहां पर जिला प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार चिड़िया घाटी में प्रतिदिन लगने वाले जाम के झाम से बचने के लिए बस चालक द्वारा रूट बदलकर घंटे तक पहुंचे थे और सीधी बस स्टैंड से जब यह बस सतना के लिए निकली थी तब 38 यात्रियों ने अपनी टिकट बुक करवाई थी। इसके अलावा रास्ते में भी कुछ यात्री बस में सवार होने की सूचना आ रही है। कुल मिलाकर 50 से 55 लोगों के बस में होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां 50 से 55 लोगों में मारे जाने की संभावना। सीधी जिले के कंडोम मशीन चलती है और जिला परिवहन अधिकारी अपने बंद कमरे में बाहर निकलकर इन बसों का परीक्षण नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। बस चालक रूट बदलकर और धड़ल्ले से आ जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों की मदद और नहर का पानी बंद करवाने के बाद घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बस पानी में दिखाई देना शुरू हो गई और इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण में रुचि नहीं दिखाने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एक बड़ी संख्या है और लोगों को लगता है कि ये लंबा चलने वाला है और एक टर्म अगर खत्म होती है तो दूसरे में मौका मिल जाता है, इसलिए लोग इस तरह से टर्न अप हो रहे हैं। ये निराशाजनक फिगर नहीं है और हमारी तैयारी पूरी है। हम प्रतिदिन 1,20,000 लगने की स्थिति में है। साथ ही में सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ कमी नहीं आई है। तो आने वाले समय में जहां सरकार बजट पेश करने वाली है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार तो कल्याणकारी सरकार है। मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण हो और क्षेत्र का विकास हो, इसको लेकर हम हर समय हमारी सरकार ने बजट पेश किया है और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की उपलब्धि है कि आर्थिक अनुशासन कायम रखना और इसका ध्यान में रखकर ही बजट आएगा जो प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कांग्रेस की महंगाई को लेकर विरोध पर कहा कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया है। यदि आपने कुछ काम किया होता तो आज ये स्थिति ना बनती और आज आप हमसे हिसाब किताब मांग रहे हो। आप नेहरू से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की सरकार में क्या कुछ हुआ है, वही 15 महीनों की मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में क्या बेड़ा गर्क किया गया है। हमारी सरकार तो अलग अलग स्थितियों में व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है। विकास मूलक सरकार है। मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण हो और क्षेत्र का विकास हो, इसको लेकर हर समय हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है आर्थिक अनुशासन कायम रखना। तो आर्थिक अनुशासन को कायम रखते हुए सरकार का बजट आएगा जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो। महंगाई वाला है, एक टर्म यदि ख़त्म होता है तो दूसरी बार भी मौका मिल जाता है, इसलिए लोग इस तरह से टर्न अप हो रहा है, परंतु ये कहीं भी निराशाजनक फिगर नहीं है। हमारी तैयारी पूरी है और पूरे प्रदेश में हम लगभग 1,20,000 लोगों को रोज लगाने की स्थिति में, तो इसलिए वो फिगर आपको दिखता है, परंतु सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है। दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम पर निर्भर करते हैं और उसमें यदि फ्लक्चुएशन होता है तो वैसा ही फ्लक्चुएशन हिंदुस्तान में भी पड़ता है। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार बनने के बाद बहुत बार दाम कम भी हुए हैं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो फिर से हो गया में जो फ्लक्चुएशन होता है वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम पर निर्भर करता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत बार कम भी हुए हैं दाम, जब वहाँ कम होते हैं तो यहाँ कम हो जाते हैं। पर मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई दूंगा, आगे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, क्योंकि बाजार के दाम डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पर चलते हैं और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का प्रचलन शुरू किया है, सौर ऊर्जा के माध्यम से गाड़ी चलाने का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार का है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम निर्धारित होते हैं उस पर हमारा भी कंट्रोल होगा। इसकी व्यवस्था कर दी है। मुझे लगता है जल्द से जल्द जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन शुरू होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार के नियंत्रण है उसमें हमारा भी हस्तक्षेप रहेगा और उसके बाद दाम हम कम कराने की स्थिति में रहेंगे। अभी जो दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा